हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम जो हमारी सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की पीवाईक्यू की, तो उसमें आज हम जनवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इससे जो लास्ट वाला था उसमें हमने 20 अगस्त का जो पेपर आया था 2023 में, वो क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया था कि उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस किस किस तरीके से आए थे, क्या उनका लेवल था, कौन कौन से चैप्टर से वो क्वेश्चन आए थे, ये सब भी मैंने आपको उसमें बताया था। तो आज जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे वो जनवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस तरीके के कि जो आपकी बुक से आए हुए हैं, जो डायरेक्ट चैप्टर से पूछे गए हैं, उस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने वो वाली वीडियो पहले वाली नहीं देखी है 20 अगस्त वाली, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट चैप्टर की स्टडी करनी है तो भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो चलिए हम इस पेपर को पहले डिस्कस कर लेते हैं, जनवरी 2021। इसमें पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द स्टेटमेंट ए बी एंड सी अबाउट ऑटम सीजन इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर। दिस सीजन इज ऑल्सो नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून सीजन. Winds blow from the Bay of Bengal and Arabian Sea towards the land in this season. This season is marked by the onset and advance of monsoon. मतलब भारत में शरद ऋतु के संबंध में ए बी और सी कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से सही आपको बताना है। तो इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। यह इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। यह मौसम मानसून के आगे और आने बढ़ने का मौसम है। अगर देखा जाए तो ये तीनों ही रॉन्ग है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए बी और सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक भी करेक्ट विकल्प नहीं है, ये तीनों ही गलत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम द सुंदरवन डेल्टा, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो उसमें कौन सी नदियां हैं, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। आइडेंटिफाई द एटमॉस्फेरिक लेयर फ्रॉम द गिवन फीचर्स ए एंड बी। Meteorites burn up in this layer on entering from the space. Temperature decline with increasing height in this layer. अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ये कौन सी लेयर्स होती हैं? आपने ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ी हैं, उन्हीं में ये लेयर वाला क्वेश्चन आया है। तो इसमें कौन सी लेयर आएगी, वो मीसोस्फेयर। ये कौन सी लेयर में होता है, ये मध्य मंडल में होता है। ये भी मैंने चैप्टर आपको डिटेल में समझाया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, इंसोलेशन इज एसोसिएटेड विद, आतपन का संबंध किस चीज से है? एयर प्रेशर से है, सीजनल विंड से है, सोलर एनर्जी से है, एक्सोस्फेयर एंड इट्स गैसेस से है। तो जो उसका संबंध है वो सूर्य ऊर्जा के साथ है, सोलर एनर्जी के साथ ये रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट चॉइसेस, मतलब आपको इसे मैच करना है। कन्फ्रीरस फॉरेस्ट, ये कौन से होते हैं? ये फॉरेस्ट होते हैं आपके सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज। ये होते हैं आपके नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष, शंकुधारी वन होते हैं ये। अब दूसरा आता है आपका भूमध्य सागरी वनस्पति। भूमध्य सागरी वनस्पति कौन कौन सी होती है? महाद्वीपों का पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारा, ये आपका आ जाएगा 4 से। तीसरा आता है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो दृढ़ कास्ट वाले वृक्ष होते हैं ये। और लास्ट वन आ जाता है आपका शीतोष्ण सदाबहार वन। तो ये आपके कौन से हो जाते हैं? ये आपके हो जाते हैं महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। अगर हम इसमें देख लेते हैं तो ये आपके हो गए सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज। सेकंड वाला होता है मेडिटेरेनियंस, ये आपका होता है वेजिटेशन, इस ये होगा वेस्टर्न साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये आपका हो जाएगा हार्डवुड ट्रीज। और लास्ट वन इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये आपका हो जाएगा ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो इसका इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर से ही लिए गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब जैसे कि आपने जब सहारा रेगिस्तान पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा कि सहारा रेगिस्तान एक समय पे बहुत हरा भरा मैदान था। आज ही तो वो ऐसी बंजर जमीन हो गई, लेकिन एक समय ऐसा था
जहाँ पर वो बहुत हरा भरा मैदान था और उनकी जो गुफाओं से चित्र मिले हैं उसमें नदी, मगर, हाथी, शेर, पशु, बकरी सब उसमें मिले हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें क्या है, ये दोनों ही सही है। सहारा वंस यूज्ड टू be a lush green plain and cave painting in Sahara depicts rivers, crocodiles, elephant, lion, cattle and goat। मतलब ये दोनों ही ट्रू है क्योंकि जो सहारा रेगिस्तान था वो एक समय पर ऐसा ही था और ये भी चैप्टर में आपको डायरेक्ट पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है डॉल्फिन के बारे में। कंसीडर द स्टेटमेंट ए, बी एंड सी ऑन डॉल्फिन एंड चूज द करेक्ट आंसर। Dolphins are found in the fresh water of river Ganga and Brahmaputra. Dolphin sanctuary is located in the state of the Bihar. The presence of dolphin is an indicator of the health of a river. तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो इसमें ये तीनों ही करेक्ट है। ए एंड बी एंड सी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है? कौन सी दो गैसों का मिश्रण होता है बायोगैस? तो होती है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी दो गैसें उसमें मिक्स होती हैं बायोगैस में? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट रिसोर्सेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये आपकी क्लास 8th की बुक का क्वेश्चन है। रिसोर्सेज वाला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें वो रिसोर्सेज है और जो उसका चैप्टर नंबर 5 लास्ट चैप्टर है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। संसाधन के बारे में ए और बी कथन पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ऑल रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू? नो, हर रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। दिस वन इज करेक्ट। तो ए इज फॉल्स एंड बी इज करेक्ट। अगर आपने चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे और जब जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको याद भी आएगा कि हाँ भाई ये वाला टॉपिक मैंने इस चैप्टर से पढ़ा था और ये वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के समूह की पहचान कीजिए। तो इसमें जो आता है आपका ऑयल, नेचुरल गैस और फायरवुड, ये करेक्ट हो जाएगा। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, इसमें ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विद देयर क्लासिफिकेशन। अब आपको यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को मैच करना है उनकी क्लासिफिकेशन के साथ में। तो जैसे कि यहाँ पर आ जाता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। तो ये क्या है? एक्चुअल एंड पोटेंशियल, जिसमें कि वास्तविक और संभाव्य आता है विकास का प्रयोग का हिस्सा। उद्गम की अगर बात करते हैं वो जैव और अजैव होगा। बायोटिक एंड अबायोटिक डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं वितरण की तो वो सर्वव्यापक और स्थानीय होगा। और अगर हम भंडारण की बात करते हैं, स्टॉक की बात करते हैं तो वो नवीकरणीय और अनवीकरणीय होगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 का 1 ही है, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। बट ये आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपको ये सारे टर्म्स क्लियर होंगे। इनके लिए आपको बुक की स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम द गिवन फीचर्स ए एंड बी। दिए गए लक्षणों के आधार पर आपको महाद्वीप की पहचान करनी है। इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटरनली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट। मतलब ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वितीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये कौन सा महाद्वीप है? ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक द्वितीय महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। जब सौर मंडल में हम जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, जैसे कि सपोज ये सन है और ये आपका ये यहाँ पे पूरा इस तरीके से ये आपका सौर मंडल है, मतलब अलग तरीके से होता है। बट जैसे ही आप इससे सौर मंडल जैसे कि सूर्य से अगर आप दूर जाते चले जाएंगे, मतलब आपको सपोज यहाँ पर मून पर जाना है तो सूर्य से तो दूर जाएंगे ना। जब दूर जाएंगे तो क्या होगा? ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की जो अवधि होती है वो बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली बात है कि जब आप दूर जाओगे तो ये एक तरीके से ये जो ऑर्बिट पे आप घूमते हो इसका ये जो टाइम है वो दूर हो जाएगा। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि घट जाएगी। तो घटेगी तो नहीं, तो ये तो नहीं होगा। सूर्य ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, ऐसा भी नहीं होता है। सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित चट्टानों से बने होते हैं। तो ये भी नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये आंसर 1 हो जाएगा। टाइम टेकन बाय प्लैनेट्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन इंक्रीजेस। वो क्या होता है? वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं। आई इमेजिन इफ द अर्थ इज नॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स द प्लेन ऑन इन ऑर्बिट देन। कल्पना करें कि जो हमारी पृथ्वी अगर कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता।
प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखा एक दूसरे से मिल जाती, मतलब द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन विल मैच विद लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, लॉन्गिट्यूडनल लाइन से वो मैच हो जाती। द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन विल मैच विद लैटिट्यूड लाइंस, लैटिट्यूड से नहीं होता, लॉन्गिट्यूड से होता है, तो ये तो नहीं होगा। देयर विल बी नो सीजनल वेरिएशन इन पर्टिकुलर रीजन, देयर विल बी मोर सीजनल वेरिएशन इन पर्टिकुलर रीजन, ऐसा नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी, मतलब किसी प्रदीप्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। और दूसरा इसका आंसर हो जाएगा कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि अब आप वेरिएशन देखते हैं वो उस तरीके का वेरिएशन नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा 1 ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है द टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी शुड डेवलप पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू इशू कंसर्निंग, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, चेंजेस टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप विविधता में इसमें कोई चैलेंजेस नहीं कर सकते, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, ये नहीं होगा। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन हो जाएगा, डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, किस चीजों के विकास करने की आवश्यकता है वो इनकी है। तो आंसर हो जाएगा ए बी एंड डी। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये आज आपका डे 2 था, जो आपका ज्योग्राफी की क्वेश्चन PYQ की जो सीरीज है उसका आपका डे 2 आज कंप्लीट हो गया है। कल हमने लास्ट जो था वो 20 अगस्त वाला क्वेश्चन पेपर किया था, 2023 वाला। आज हमने 2021 वाला क्वेश्चन पेपर किया है जनवरी का, ठीक है। तो कल जो हम नेक्स्ट करेंगे वो भी हम एक PYQ ही करेंगे, कोई किसी ईयर का पेपर है जिसमें ज्योग्राफी के किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, इससे आपको आइडिया हो गया होगा। अभी हमारा ज्योग्राफी चल रहा है, इसके बाद हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और वैसे भी आज इवनिंग में 5 o'clock आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी, जिसमें हम क्लास 6 की हिस्ट्री करने वाले हैं। आज से क्लास 6 की आपकी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी और ये 4-5 दिन में आपके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद क्लास 6 भी कंप्लीट हो जाएगी और क्लास 6 की हिस्ट्री हम वो क्लास 7, 8 इस तरीके से हिस्ट्री का अपना पोर्शन कंप्लीट करेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो लोग SST की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और उनका एक ही अटेम्प्ट में एग्जाम भी क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब